डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में हो रही है चर्चा। विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन कोर्ट में देंगे चुनौती। संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है, कोर्ट में जाएंगे। अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हैं, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ, देश भर में आलोचना, सरकार से स्पष्टीकरण की मांग। Suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate. म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 3000 के पार। गृह युद्ध के चलते राहत कार्य बाधित। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। राहुल गांधी ने संसद में कहा, चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर किया कब्जा। विदेश सचिव गलवान के जवानों की शहादत पर काट रहे हैं केक और पीएम लिख रहे हैं चिट्ठियां। अमेरिका ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ। ट्रंप बोले, मोदी अच्छे दोस्त, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं। बदलाव 9 अप्रैल से होगा लागू। पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। ममता बनर्जी ने कहा, न्यायपालिका का करती हैं सम्मान, पर फैसला नहीं है मंजूर। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जजों की बैठक में लिया गया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सार्वजनिक करेंगे अपनी संपत्ति। उत्तर प्रदेश में मनरेगा फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी कार्रवाई, 8 निलंबित। क्रिकेटर शमी की बहन की सास से होगी 8,68,000 की वसूली। और लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट की तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग, 200 से ज्यादा भारतीय पैसेंजर 16 घंटे फंसे। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार देर रात लोकसभा में पास हो गया और आज राज्यसभा में उसे पेश किया गया, जिस पर बहस जारी है। संख्या बल को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इसे राज्यसभा में भी पास करा लेगी, लेकिन सरकार के लिए मुश्किलें इससे आगे की भी हैं। मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने का ऐलान किया है। राजनीतिक दलों का भी उन्हें समर्थन हासिल है। पूरी जानकारी दे रही हैं अंशिता। एनडीए के घटक दलों के समर्थन से सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास करा लिया। समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232। विधेयक पास कराने में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की खास भूमिका रही, क्योंकि बिना इनके विधेयक पास होना संभव नहीं था। लेकिन इसकी असली परीक्षा राज्यसभा में होनी है, जहां आज इस विधेयक पर चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद मतदान होगा। विपक्षी दलों की एकजुटता बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं, हम लोग इस बिल का जेपीसी में भी विरोध कर रहे थे। हमने वहां पे अपना विरोध दर्ज कराया और यहां राज्यसभा में भी आएगा तो वहां भी विरोध दर्ज कराएंगे। कल लोकसभा में भी अपना विरोध दर्ज कराया हमने। तो ये तो पार्टी का स्टैंड है, लेकिन ये बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान की धारा 25 और 26 हर व्यक्ति को पूजा अर्चना, इबादत और प्रेयर करने की इजाजत देती है अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, और अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की आजादी देती है। तो मुझे लगता है कि ये जब आप बाबा साहब के संविधान को ही नहीं मान रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप वास्तव में इस देश में झगड़े, फसाद, लड़ाई खड़ा करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा सदस्य इमरान मसूद विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहते हैं कि अगर राज्यसभा में भी इसे पारित कर दिया तो वो इसके खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे। संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है, और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए, क्लियर कट है, हमने हाउस में भी कहा, लेकिन अपनी बात के सामने कोई चलने नहीं देते। संख्या बल के आधार के ऊपर सब काम किए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जहां इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह चुका है, वहीं कुछ राजनीतिक दल भी बिल के खिलाफ कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी कह चुके हैं। देश के कई हिस्सों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू भी हो चुके हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी बिल का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कल लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई और पास हुआ, उसमें हम लोगों को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो और भी ज्यादा बेहतर रहता। राज्यसभा में संख्या बल को देखें तो सरकार के पास सहयोगी दलों के साथ बिल को पास कराना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन लोकसभा में जिस तरह कुछ घटक दलों के सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट नहीं किया, यदि वैसा यहाँ भी होता है तो विधेयक का पास होना मुश्किल हो जाएगा। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। राज्यसभा के संख्या बल को देखें तो इस समय सदन में 236 सांसद हैं और 9 सीटें खाली हैं। इस लिहाज से राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी के पास अपने 98 सांसद हैं और उसे एनडीए के घटक दलों के सदस्यों का समर्थन भी हासिल है। कहने का मतलब ये कि यहां भी उसके पास नैरो मेजॉरिटी ही है, जैसे लोकसभा में थी। लेकिन विधेयक को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौती इसके पास होने के बाद है, क्योंकि विधेयक का विरोध अब सड़क पर होने जा रहा है और कोर्ट में उसे चुनौती देने की बात कही जा रही है। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा कर ही दी। दुनिया के तमाम देशों के अलावा भारत को भी इससे झटका लगा है। हालांकि भारत के लिए उन्होंने डिस्काउंट की घोषणा की, लेकिन ये डिस्काउंट भी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ बनने जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर भारत सरकार की खामोशी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं आंचल। कल देर रात टैरिफ की घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भी 26% का टैरिफ लगाया। ये अलग बात है कि उन्होंने इसे डिस्काउंटेड टैरिफ बताया। टैरिफ की घोषणा को ट्रंप ने मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे बताया। My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. ट्रंप कह रहे थे कि ये मुक्ति दिवस है, एक ऐसा दिन जिसका हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जिस दिन अमेरिकी इंडस्ट्री का पुनर्जन्म हुआ था, जिस दिन अमेरिका का भाग्य फिर से जगा था और जिस दिन हमने अमेरिका को फिर से अमीर बनाना शुरू किया था। मैं दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल इसका मतलब है कि वो हमारे साथ जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम उनके साथ करेंगे। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी और आज उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। अब 9 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। उनके इस योजना की घोषणा से पहले दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही थी। चीन से लेकर कनाडा और यूरोपीय संघ तक ने इस वजह से ट्रेड वॉर छिड़ने पर चिंता जाहिर की है, लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से किसी तरह की चिंता नहीं जताई गई है। हाँ, भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा के बाद भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि नए घटनाक्रम से होने वाले असर का आकलन किया जा रहा है और इससे प्रभावित होने वाले सभी पक्षों से सलाह मशविरा किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से इसे लेकर सरकार से खामोशी तोड़ने की लगातार अपील की जा रही है। यहाँ तक कि संसद के मौजूदा सत्र में भी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले में भारत सरकार के रुख की आलोचना की और कहा कि अमेरिकी टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। On the other side, our ally suddenly decides to impose taxes or tariffs on us, 26%. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। अमेरिका अब तक भारत पर औसतन 3.3% टैरिफ लगाता था, लेकिन करीब 8 गुना टैरिफ बढ़ने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके गंभीर परिणाम की आशंका जताई जा रही है। इस आशंका का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल।
आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। और अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में पिछले दिनों आए भीषण भूकंप से आई तबाही के बीच विद्रोहियों पर सेना के हमले भी जारी हैं। हालांकि आज सैन्य सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन इन सब की वजह से वहां राहत और बचाव कार्यों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच भूकंप में मरने वालों की संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है और हजारों मकान टूटकर बर्बाद हो गए हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के सैन्य शासन जुंटा के मुताबिक अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। 28 मार्च को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने म्यांमार में हजारों इमारतों को भी धराशायी कर दिया है। इस बीच 2 अप्रैल को सेना ने 3 हफ्ते यानी 22 अप्रैल तक के सीमित संघर्ष विराम की घोषणा की है। जुंटा से लड़ रहे कई प्रमुख सशस्त्र गुटों ने भूकंप राहत अभियान के दौरान पहले से ही संघर्ष विराम लागू किया हुआ है। फरवरी 2021 में हुए तख्तापलट के बाद से म्यांमार में सैन्य शासन है और तब से सेना और विद्रोहियों के बीच गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, मानवाधिकार समूहों और विदेशी सरकारों ने म्यांमार के गृहयुद्ध में सभी पक्षों से लड़ाई रोकने और भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। खबरों के मुताबिक इस घरेलू संघर्ष के चलते राहत और बचाव कार्यों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। भूकंप के 5 दिन बाद भी स्थानीय लोग मदद न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। संचार और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण जानकारी जुटाने और सहायता पहुंचाने में देरी हो रही है, जिससे आपदा की वजह से वास्तविक नुकसान तक की सही जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं राहत और बचाव कार्यों में जुटे समूहों का कहना है कि भूकंप राहत का काम सैन्य शासन और सशस्त्र गुटों के बीच जारी संघर्ष से काफी बाधित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस संघर्ष की वजह से भूकंप से पहले ही 35 लाख लोग विस्थापित हो चुके थे। वहीं म्यांमार में बीते दशकों की सबसे घातक प्राकृतिक आपदा ने म्यांमार को भले ही तबाही में डाल दिया है, लेकिन इस आपदा ने सत्तारूढ़ जनरल मिन आंग ह्लाइंग की स्थिति को मजबूत कर दिया है। उनकी सैन्य सरकार ने 4 साल पहले एक निर्वाचित सरकार को हटाकर गृहयुद्ध शुरू किया था, लेकिन इस आपदा की वजह से उनके लिए बंद हुए कूटनीतिक रास्ते खुलने लगे हैं। भूकंप के बाद जनरल ह्लाइंग ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत की है। इन वार्ताओं से म्यांमार को ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहायता पाने में मदद मिली है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर है और इस सीजन में गुजरात टाइटंस के 2 साई सुदर्शन और साई किशोर खिलाड़ियों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोनों ने अपने शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ फैंस का दिल जीता, बल्कि अपनी टीम को मजबूत स्थिति में भी पहुंचाया है। एक बल्ले से कमाल दिखा रहा है तो दूसरा गेंद से विपक्षी टीमों को परेशान कर रहा है। आइए इन दोनों के अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात साई सुदर्शन की। बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए शानदार शुरुआत की है। सीजन के 14वें मैच तक साई सुदर्शन ने 3 पारियों में 186 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64 रन रहा है। इस प्रदर्शन के दम पर वो ऑरेंज कैप की रेस में निकोलस पूरन 189 रन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। खास बात यह है कि भारत का कोई भी बल्लेबाज अब तक उनसे आगे नहीं निकल सका है। साई सुदर्शन की बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला है। उनकी ये फॉर्म गुजरात टाइटंस के लिए बेहद लाभकारी साबित हुई है, खासकर टॉप ऑर्डर में स्थिरता लाने के लिए। पिछले सीजन में भी सुदर्शन ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था और इस बार वो और भी परिपक्व अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात साई किशोर की, जो गेंदबाजी में वही कमाल कर रहे हैं जो सुदर्शन बल्ले से दिखा रहे हैं। बाएं हाथ के स्पिनर ने आईपीएल 2025 में अब तक 3 मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं। इस प्रदर्शन के साथ वो पर्पल कैप की रेस में 4थे नंबर पर हैं और भारतीय गेंदबाजों में सबसे आगे हैं। साई किशोर की गेंदबाजी में विविधता और कंट्रोल उनकी ताकत रही है। पिछले साल अगस्त में उन्होंने खुद को देश का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर कहने में संकोच नहीं किया था और इस सीजन में उनके आंकड़े इस दावे को सच साबित करते हुए नजर आ रहे हैं।
गुजरात टाइटंस के लिए मिडिल ओवर्स में उनकी किफायती गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता ने टीम को कई मौकों पर मजबूती दी है। दोनों साईं का ये प्रदर्शन गुजरात टाइटंस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां सुदर्शन टॉप ऑर्डर में रन बना रहे हैं, वहीं किशोर मिडिल और डेथ ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब रहे हैं। इनके दम पर टीम ने अब तक खेले गए मुकाबलों में शानदार संतुलन दिखाया है। आईपीएल 2025 में इन दोनों का योगदान न सिर्फ टीम के लिए अहम है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, फैंस को इन साईं जोड़ी से और भी बड़े कारनामों की उम्मीद होगी। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। कालजयी रचनाकार और हिंदी कहानी को एक नई ऊंचाई देने वाली मन्नू भंडारी अगर आज जीवित होती तो 94 साल की हो रही होती। महाभोज, आपका बंटी, स्वामी जैसे उपन्यास और तमाम चर्चित कहानियां लिखने वाली मन्नू भंडारी की साहित्य यात्रा के बारे में बता रहे हैं अतुल सिन्हा। अगर आपकी साहित्य में दिलचस्पी है तो आपने मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज जरूर पढ़ा होगा। इसे कई बार तमाम निर्देशकों ने मंच पर भी उतारा है और यह उनका बेहद चर्चित नाटक है। शायद आपने उनका उपन्यास आपका बंटी भी पढ़ा होगा। बेहद संवेदनशील उपन्यास जो पाठकों को भीतर तक झकझोरता है। मन्नू भंडारी ने हिंदी साहित्य जगत को एक से बढ़कर एक रचनाएं दी। प्रसिद्ध निर्देशक बासु चटर्जी ने उनकी कहानी यही सच है पर 1974 में रजनीगंधा फिल्म बनाई जो बेहद मशहूर हुई। दरअसल वो एक ऐसा दौर था जब जाने माने कथाकार राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य में एक नई इबारत लिख रहे थे। उन्हीं के साथ एक ऐसा नाम जुड़ा जिसने हिंदी साहित्य में बेहद ऊंचा मुकाम हासिल किया। वह नाम था मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी एक आज़ाद ख्यालों और तरक्की पसंद सोच की लेखिका होने के साथ अपने छात्र जीवन में एक जुझारू कार्यकर्ता भी थीं और लिखने पढ़ने की आदत उन्हें विरासत में मिली। पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में मन्नू पैदा हुई थी और तब उनका नाम हुआ करता था महेंद्र कुमारी। शुरुआती पढ़ाई अजमेर में हुई। अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी महेंद्र कुमारी ने बचपन से आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ आर्य समाज में पिता की सक्रियता देखी। हिंदी और अंग्रेजी का मराठी शब्दकोश बनाने वाले अपने पिता से ही उन्हें लिखने का संस्कार मिला। बाद में कोलकाता चली गईं और वहीं से हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया। उसी दौरान छात्र राजनीति और खासकर सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना में सक्रिय रहीं। लिखने वो बचपन से ही लगी थीं और उन्होंने अपना लेखकीय नाम मन्नू भंडारी कर लिया था। कोलकाता में ही पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राजेंद्र यादव से हुई। बाद में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि उनके बीच के बहुत से विवादित किस्से भी रहे और उन्होंने राजेंद्र यादव की अराजक आदतों का कई बार खुलकर जिक्र भी किया। यहाँ तक कि 80 के दशक में दोनों अलग भी हो गए। हालांकि उनकी दोस्ती बरकरार रही। लेकिन अगर निजी जीवन को किनारे कर दें तो मन्नू जी ने अपनी जिंदगी की सच्चाइयों से बहुत कुछ सीखा और अपने साहित्य में उतारा भी। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी के उस ऐतिहासिक दौर से जुड़ी थीं जिसे नई कहानी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की चर्चा होती है। इसी कड़ी में एक अहम नाम मन्नू भंडारी का भी था। मन्नू जी ने जब आपका बंटी लिखा तो माना गया कि यह उपन्यास उन्होंने मोहन राकेश और उनकी पहली पत्नी के प्रसंग से उठाया और दोनों के अलगाव में पिसते एक नन्हे से बच्चे के मनोविज्ञान को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश किया। लिखने के साथ ही वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा कॉलेज में हिंदी की अध्यक्ष थीं। पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के साथ ही भाषा और साहित्य की समझ बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था और एक बार उन्होंने कई सारे बच्चों के साथ एक लंबा इंटरव्यू भी दिया। उसका एक हिस्सा सुनते हैं। आज का सबसे बड़ा संकट जो है कि हिंदी के प्रति रुचि बहुत कम होती जा रही है। कारण इसके कभी कारण सोचा ही क्यों होती चली जाती है। एक तो अंग्रेजी का बहुत ज्यादा प्रभुत्व। शुरू से आज हर कोई अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगा और अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी के साथ कैरियर जुड़ा हुआ है। जितनी अच्छी नौकरियां, जितने उन सब के इंटरव्यूज अंग्रेजी में होते हैं। वहां जाके वो क्या करेगा? आईएएस का इंटरव्यू देने जाना है। किसी भी अच्छी नौकरी के लिए अगर उसको साक्षात्कार देने जाना है, जाना तो पड़ता है।
तो वो क्या करेगा, अंग्रेजी में दिया जाएगा तो हिंदी से पढ़ने वाला व्यक्ति जो अंग्रेजी का एक मिनिमम ज्ञान रखेगा वो नहीं दे पाएगा। तो कैरियर को आज अंग्रेजी के साथ जोड़ दिया है। अब ये सरकार का काम है। आज सच पूछा जाए अंग्रेजी कि कैसे उसको कम किया जाए, हिंदी की तरफ बढ़ाया जाए, पहली चीज़ तो सरकार को ये बनाना पड़ेगा कि आपको कैरियर के साथ हिंदी जोड़नी पड़ेगी। सारे साक्षात्कार आप हिंदी में लेने लग जाइए, देखिए सारी नौकरियां हिंदी के साथ जोड़ लीजिए, देखिए सब कैसे फटाफट हिंदी सीखना शुरू करेंगे, ये एकदम शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक हिंदी साहित्य, जैसे तुम कहती हो कि आज हम स्कूल में, कॉलेज में, मैं कॉलेज में थी मिरांडा हाउस में, किसी विषय में जब एडमिशन न मिले तो हिंदी में आ जाती थी मजबूरी में। स्वेच्छा से लेने वाली मुश्किल से 2-4 लड़कियाँ होती थी कि जो इच्छा से हिंदी लेना चाहती हैं, बाकी मजबूरी में ले लेती थी। उनकी कोई रुचि तो नहीं होती थी, जैसे ही कहीं और एडमिशन का जुगाड़ बैठी, खट से निकल के वहाँ चली गई। तो ये क्यों? एक तो हिंदी के पाठ्य पुस्तक जो बनी हुई है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक 10-10 साल तक मैं कॉलेज में देख रही थी, वही किताबें पढ़ाई जा रही हैं, वही किताबें पढ़ाई जा रही है। भाई उनको बदलो, थोड़ा सा नई चीज़ें डालो जो आज के समाज को, आज के समय को चित्रित करने वाली जो रचना है वो क्यों नहीं डालती हो आप? पुरानी उस टाइप की रचनाएं सब। मैं ये नहीं कहती आप पुराने लेखकों को या पुराने कवियों को न रखें, ज़रूर रखें, पर उसके साथ साथ नयों को भी देते जाएं स्थान, और ज़रा रोचक बनाए पाठ्यक्रम को, जिससे कि हिंदी का पाठक आकृष्ट हो, थोड़ा सा पढ़ने के प्रति प्रेरित हो। हिंदी के लिए नहीं होता है। मन्नू जी की लेखन यात्रा पर बात करते हुए उनके कहानी संग्रहों एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक और विदूषक का जिक्र जरूरी है। उनके उपन्यासों में सबसे चर्चित आपका बंटी, महाभोज और स्वामी तो है ही, राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा गया 1 इंच मुस्कान भी चर्चित रहा है। अपने जमाने के बेहद मशहूर टीवी धारावाहिकों रजनी, निर्मला और फिल्म स्वामी और दर्पण की उन्होंने पटकथाएं लिखी, साथ ही एक नाटक भी लिखा, बिना दीवारों का घर। तमाम सम्मानों से नवाजी गईं और 90 साल की उम्र में 15 नवंबर 2021 को मन्नू जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।